इस विशेष वीडियो में हम बायोमोलेक्यूल्स की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो सभी कार्बन यौगिक जो हमें जीवित ऊतकों में मिलते हैं, उन कार्बन यौगिकों को बायोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। और इसी वजह से यहां बायो शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि बायो का अर्थ जीवन होता है। और बायोमोलेक्यूल्स क्या हैं? वे कार्बन यौगिक जो जीवित ऊतकों में पाए जाते हैं, उन्हें ही बायोमोलेक्यूल्स कहा जाएगा। अब बायोमोलेक्यूल्स के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 4 यौगिक शामिल होते हैं। हम इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को शामिल करेंगे। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का विवरण देखेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। आइए देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या हो सकता है। तो इसमें कार्बन पानी के साथ जुड़ा होगा, तो इसमें एन कार्बन होंगे और साथ ही एन NuH2 के भी होंगे। तो अगर हम इस विशेष सूत्र को खोलें तो ये होगा CnH2n और ON। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है। अगर हम इसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा। तो इस विशेष सूत्र के द्वारा हम अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र निकाल सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की बात करें तो हम इसे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला भाग है मोनोसैकराइड्स, दूसरा भाग है ऑलिगोसैकराइड्स और तीसरा भाग है पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड्स में, जैसा कि नाम से पता चलता है, मोनो का अर्थ है एक, तो इसमें एक ही अणु उपस्थित होगा। ऑलिगोसैकराइड्स में मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े होंगे, तो न्यूनतम 2 मोनोसैकराइड्स ऑलिगोसैकराइड्स में जुड़े होंगे और अधिकतम 9 से 10 मोनोसैकराइड्स तक एक छोटी श्रृंखला बनाते हुए जुड़े हो सकते हैं और उस श्रृंखला को ऑलिगोसैकराइड कहा जाता है। अब मोनोसैकराइड्स के उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले हम उस मोनोसैकराइड को देखेंगे जिसे पेंटोज कहा जाता है। पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, तो अणु एक ही होगा, लेकिन पेंटोज में कार्बन की संख्या 5 होगी और हेक्सोज में कार्बन की संख्या 6 होगी। अब उदाहरणों की बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध पेंटोज शर्कराई राइबोज और डिओनेक्सीराइबोज हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि राइबोज और डिओनेक्सीराइबोज क्रमशः आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। आइए राइबोज की संरचना को देखें। जैसा कि हमने बात की थी, यह एक पेंटोज शर्करा है, इसलिए इसमें 5 कार्बन होंगे। तो यह विशेष संरचना राइबोज की है। अगर हम राइबोज की नंबरिंग देखें तो नंबरिंग यहां से शुरू होती है। तो यह पहला कार्बन है, यह दूसरा कार्बन है, यह तीसरा कार्बन है, यह चौथा कार्बन है और यह 5वां कार्बन है। तो इस तरह पेंटोज शर्करा राइबोज बनती है। अगर हम राइबोज के सूत्र को देखें तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे। तो यहां कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए यहां N5 होगा, तो कार्बन 5। हाइड्रोजन 2N होगा, तो ये H10 होगा। ऑक्सीजन फिर से N होगा, तो ये O5 होगा। तो ये राइबोज का सूत्र है। दूसरा उदाहरण जो हम देखते हैं वह है हेक्सोज के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इन दोनों में से हम ग्लूकोज के सूत्र को देखते हैं, जो कि एक मोनोसैकराइड है। तो यहां 6 कार्बन होंगे। संख्या इस कार्बन से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यह ग्लूकोज का सूत्र है। आइए सूत्र लिखते हैं। कार्बन की संख्या 6 है, तो जाहिर है हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 6 होगी। तो इसी तरह हम राइबोज और ग्लूकोज की संरचनाओं को देखते हैं। मोनोसैकराइड्स के बाद हम दूसरे भाग पर आते हैं, जो है ऑलिगोसैकराइड्स। तो ऑलिगोसैकराइड्स में मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ेंगे और ये ग्लाइकोसिडिक बांड्स द्वारा जुड़े होंगे। तो इस बांड का नाम ग्लाइकोसिडिक बांड होगा। जब भी ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है तो एक पानी का अणु H2O बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बांड एक डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन का उदाहरण है। अब जब भी यह ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है तो यह दो आसपास के मोनोसैकराइड्स के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनेगा। सबसे प्रसिद्ध ऑलिगोसैकराइड्स में से डाइसैकराइड्स हैं। हम इसे डाइसैकराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 मोनोसैकराइड्स एक ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा जुड़े होते हैं। इसी तरह इसका नाम डाइसैकराइड पड़ा है। डाइसैकराइड्स के उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब
अगर हम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को देखें तो ये डाइसैकेराइड्स के उदाहरण थे। तो दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होंगे। और यहां कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए हैं? सुक्रोज में एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रुक्टोज का अणु होगा। माल्टोज में दो ग्लूकोज के अणु होंगे और लैक्टोज के मामले में दो लैक्टोज के अणु होंगे। तो हम इन तीनों उदाहरणों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि तीनों में ग्लूकोज मौजूद है। यहां दूसरा मोनोसैकेराइड बदल रहा है।